गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्या आप भी आईसीएसई 10th में हैं? यदि हैं तो 17 को आपका पेपर है, यानी कि 2 दिन बाद जो है आपका पेपर है। और आपके लिए मैं जो है लाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस लास्ट जो है 5 इयर्स के सैंपल पेपर्स का। सैंपल और बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं बच्चों। ये बोर्ड एग्जाम के पेपर्स यानी कि आपके लिए तो सैंपल ही हुए ना। लास्ट ईयर के जो ये बोर्ड एग्जाम के पेपर्स हैं ये मैं आपको जो है सॉल्व करूंगा। देखो ये फिजिक्स के जो हैं, ये आपके इसी तरह से मैथमेटिक्स के जो हैं, इसी तरह से हमारे पास केमिस्ट्री के हैं। और इवन कि अभी 2022 का बच्चों ये जो 23 का मेरे पास 23 वाला पेपर भी आ चुका है मैथ्स का। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा बिलीव बन जाएगा कि हाँ लास्ट ईयर के पेपर्स सर के पास अवेलेबल हैं। बच्चों अब हम जो है ये डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में जो है अब तो नया पैटर्न आ चुका है कि आपको फर्स्ट 15 क्वेश्चन 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है मिल रहे हैं और बाकी के क्वेश्चन का पैटर्न आपको सेम वैसे ही है जैसे लास्ट ईयर में रहता था। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है हम फिजिक्स का पहला पेपर, पहले मैं जो है 2020 का जो है पेपर ले रहा हूं यहाँ पे, और उसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि आपको जो है उसका प्लस पॉइंट क्या मिल रहा है। बच्चों उसमें ये होगा कि जब हम एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा मैं, साथ में जो है उससे रिलेटेड हो सकता है कि कुछ ऐसे फॉर्मूले आपको मिल जाए या कुछ ऐसी ट्रिक मिल जाए कि उसके बेस पे आप और क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ बने रहो और मैं आपको जो है सॉल्व करा रहा हूं 2020 में जो पेपर आया था उसको। ठीक है, और उसका फर्स्ट जो है बच्चों फर्स्ट 40 क्वेश्चंस। कैसे फर्स्ट 40 मतलब यानी कि एक वहां पे जो है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था तो उसके 2 पार्ट है। यहां पे क्लियर करो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, और ए पार्ट की देखो ए पार्ट जो है 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। तो बच्चों एक पार्ट उसका 1 मार्क्स का है, दूसरा पार्ट उसका 1 मार्क्स का है, तो यानी दोनों मिला के 2 मार्क्स के हो गए। इस तरह से यहाँ पे उसने 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो 5 क्वेश्चन के अंदर 5 2 10 यानी कि 10 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। तो ये आपको बहुत बेनिफिट जो है देगा। तो बच्चों शुरू करते हैं, और लास्ट ईयर्स के आपको सारे पेपर्स यहाँ पे जो है मिल जाएंगे। देखिए ये जो है 2020 का है, तो 19 का, इस तरह से जो बैक हम चलेंगे। ठीक है, तो आते हैं पहला जो है क्वेश्चन में लेता हूं फिजिक्स का पहला क्वेश्चन। बच्चों जो पहला क्वेश्चन जो आ रखा है पहले उसका सॉल्यूशन मैंने क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके लिए। ठीक है, बोर्ड पे लिखूंगा नहीं तो ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, फिर आप बोर हो जाएंगे। इसलिए जो है आप ऐसा करो कि हेडफोन लगा के रखो या फिर जो भी आपके पास सिस्टम है उसको आप जो है कान में डाल के रखो। आप मुझे सुनते भी रहेंगे और साथ में आपको जो है उसका आंसर भी मिल जाएगा। यानी कि आप जो है के लिए बहुत प्रिपरेशन का बहुत अच्छा तरीका जो है कि आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है और आंसर भी आपको ओरली वैसे मिल रहा है। तो बच्चों बने रहो मेरे साथ और कंटिन्यूअस इसको सुनो कि क्या क्वेश्चन जो है आ रखे हैं, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं जो है फर्स्ट 40 क्वेश्चन आपके लिए जो दे रहा हूं। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स। पहला क्वेश्चन डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या डेफिनेशन लिखोगे कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स acting on a body about axis of rotation is called moment of force। या फिर अदर डेफिनेशन अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन दोगे तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहले क्वेश्चन का आंसर दोबारा नहीं रिपीट करूंगा बच्चों। सेकंड जो है क्वेश्चन उसने पूछ रखा है आपको कि राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बच्चों क्या जो है इसका यानी कि सेकंड, इसका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर जो है क्या लिखोगे बच्चों? 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, तो ये हो जाता है डाइन। ठीक है, और 10 टू द पावर 2 ये हो जाता है सेंटीमीटर। तो ओवरऑल जो है बच्चों 10 टू द पावर 7 और इसको लिख दोगे डाइन सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मिल गया। उसके बाद आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन किलोवाट आवर, हाउ इज इट रिलेटेड टू जूल। तो पहले इसका पहले पार्ट का आंसर यानी कि इसका जो है बी, ये समझो ये ए था, ए के जो है 2 पार्ट हमारे पास हो गए बच्चों। बी है, बी का फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन है डिफाइन किलोवाट आवर। तो क्लियर कर दो कि एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड किलोवाट आवर। एक बार फिर से रिपीट अगर कर दूं, वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया, फिर भी बच्चों क्या कि एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड किलोवाट आवर।
फाइनल। बच्चों अब इसका जो है सेकंड पार्ट का आंसर जो है क्या, सेकंड पार्ट जो है का आंसर जो है क्या है, तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है हाउ इज इट रिलेटेड टू जूल, तो किलो वाट आवर का जूल के साथ क्या रिलेशन होता है। तो बच्चों यहां पे क्लियर करो कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू आपका होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाता है। क्लियर, तो ये आपको जो है अगले का आंसर मिल गया। अब आते हैं बच्चों कि जो इसका सी है, सी का जो है हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो उसने आपको पूछ रखा है अ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, व्हाट इज द वर्क डन। बच्चों क्लियर है कि सर्कुलर पाथ में जो है जब भी कोई बॉडी जो है मूव करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है 0 काउंट होता है, इसलिए पहले पार्ट का आंसर जो है क्या हुआ कि वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या वो पूछ रहा है ना कि सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अ प्लेनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, व्हाट इज इट्स वर्क डन, तो बच्चों वर्क डन क्या हो जाएगा इसका 0 जो है लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद गिव रीजन, तो गिव रीजन मैंने आपको दे दिया कि बिकॉज इन सर्कुलर मोशन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0 ऐसे जो मिस। अच्छा दूसरा जो है अगर आप और जो है इसमें डिस्कस करना चाहोगे बच्चों तो इसको समझना कि यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या, Fs cos थीटा होता है, और जब कोई भी बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में जाएगी तो अब मेरी बात को समझना बच्चों कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, यहां समझना कि बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है इधर हुआ, यानी कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस बच्चों ये हर समय क्या रहेगा, ये इसके साथ 90 का एंगल बनाएगा, और जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो एस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रीजन दोगे तो यहां से दे देना, ठीक है, क्या रीजन दोगे तो ये भी रीजन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने ऐसे भी नहीं बोल रखा है कि कंप्लीट जेमिस होगा, बट फिर भी इसका वर्क डन 0 कैसे हो गया तो ये क्लियर कर दो कि रीजन दे दोगे। ठीक है बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। ठीक है, इसका बच्चों ये हो गया इसका, यानी कि इसमें जो है 2 मार्क्स यहां मिल गए। एक तो आपको पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा तो आपने लिखना है 0, वर्क डन क्यों 0 होगा तो सेकंड पार्ट का आंसर ये होगा, क्यों होगा 0 तो मैंने ये बता दिया कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में 90 का एंगल रहेगा और cos 90 का जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बच्चों डी पार्ट आते हैं, जल्दी तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मुझे लगता है। डी पार्ट में उसने बच्चों क्या पूछ रखा है ये क्लियर करो कि आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द लीवर शोन इन द डायग्राम, कि आपको जो है इस लीवर का क्लास बताना है बच्चों। देखो मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, कौन सी ट्रिक है एक बार जरा उसको क्लियर कर दो कि बच्चों यहाँ पे इस तरह से ये जो है इसका क्लास पूछ रहा है कि कौन से क्लास का लीवर है। ध्यान दो, हाँ मैं एक जो है ऐसा जो है ट्रिक बताऊंगा कि आपको कोई भी लीवर जो है देगा ना आइडेंटिफाई करने के लिए, आप उसको कभी भी गलत नहीं बताओगे। ठीक है, तो बच्चों देखो इसका पहला पार्ट यानी पहले पार्ट का कौन से क्लास का लीवर है, तो एक ट्रिक मैं दे रहा हूं, देखो हाँ ध्यान दो बच्चों, इसको ऐसे याद रखना, फ्ले। सर ये फ्ले क्या है? ठीक है, तो देखो फ्ले जो है कहां रोल करेगा। देखो बच्चों जो फर्स्ट क्लास का लीवर होता है उसका फलक्रम हमेशा कहां रहता है, मिड में रहता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्लास का जो फलक्रम रहता है वो मिड में रहता है, सेकंड क्लास का जो लोड होता है वो मिड में रहता है, सेकंड क्लास का जो है लोड कहां रहता है, मिड में रहता है, और थर्ड क्लास का जो एफर्ट होता है बच्चों, ठीक है, वो मिड में रहता है। इसको जो है क्लियर करना है। ठीक है, फर्स्ट क्लास का जो है फलक्रम मिड में रहता है। ठीक है, क्या भाई जो फर्स्ट क्लास का लीवर है उसका फलक्रम कहां रहता है, मिड में रहता है। ठीक है, सेकंड क्लास का जो लोड होता है बच्चों ये भी मिड में रहता है, और जो थर्ड क्लास का जो है क्या एफर्ट होता है ये मिड में रहता है। तो अब बताओ ये कौन से जो है क्लास का लीवर हुआ, तो बच्चों अपने आप हो गया कि ये जो है थर्ड क्लास का लीवर हो गया। कौन से क्लास का लीवर हो गया भाई, थर्ड क्लास का जो है लीवर हो गया। क्लियर है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आइडेंटिफाई कर लोगे कि आप जो है किसी भी जो है लीवर को कैसे जो है क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। तो याद रखना कि जो फर्स्ट क्लास का लीवर है उसका फलक्रम मिड में होता है, जो सेकंड क्लास का लीवर होता है बच्चों उसका जो लोड है वो मिड में होता है। ठीक है, जो थर्ड क्लास का, अच्छा अगर मैं इसको इधर लिख देता ना तो शायद जो है जल्दी पकड़ लेते, क्या पता। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्लास का जो लीवर है उसका फलक्रम कहां होता है, मिड में होता है, जो सेकंड क्लास का जो है लीवर होता है, ठीक है, उसका जो है लोड कहां होता है, मिड में होता है। ठीक है, अब ये चीज थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर दो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखो इफेक्टिव वे में जो हो जाएगा ये। ठीक है, जल्दी नहीं होना चाहिए, आराम से जो है समझो ये। ठीक है, तो बच्चों जो आपका जो है थर्ड क्लास का लीवर है उसका एफर्ट कहां होता है, मिड में होता है। तो कुल मिलाकर के इसका देखो ये इसका जो है फलक्रम है, ये इसका एफर्ट है, और ये मिड में क्या है, एफर्ट है। तो एफर्ट है तो भाई थर्ड क्लास का लीवर जो है आपका ये वाला थर्ड क्लास का लीवर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसका जो है सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों
कि हाउ इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज MA means mechanical advantage of the above lever without increasing its length. लेंथ को इंक्रीज नहीं करेंगे बोला तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे चेंज करोगे? तो बच्चों क्लियर करो कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है ये लोड अपॉन एफर्ट होता है, ठीक है। तो क्लियर है कि एफर्ट अगर इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो यहां पे लिख दोगे कि एफर्ट सॉरी लोड विल इंक्रीज। क्या बोलेंगे बच्चों कि लोड विल इंक्रीज, यानी कि इसका आंसर जो है लोड विल इंक्रीज मींस हो जाएगा, ठीक है। ये तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बच्चों डी पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ई पार्ट का आंसर ले लो। ई पार्ट के दो क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखो तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों पहले जैसे पहला क्वेश्चन है ना तो ये 2 मार्क्स का है, लेकिन 2 मार्क्स में 2 पार्ट है। ऐसे जो है सेकंड क्वेश्चन है तो इसके जो है 2 मार्क्स है तो 2 पार्ट है, इसके भी जो है 2 पार्ट हो गए, इसके आपके जो है 2 पार्ट हो गए, ठीक है। और इसके पहला पार्ट क्या है देखो, यानी कि पहले क्वेश्चन के ABCD पार्ट दे रखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, समझो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है। और पेपर में बता रहा हूं आपको ये 2000 जो है क्या 20 का जो है फिजिक्स का पेपर है, ठीक है। ये कभी बच्चे कंफ्यूजन जो मिस करें, ठीक बच्चों। ई पार्ट में उसने क्या पूछा है जरा पेशेंस से उसको समझो कि गिवन एग्जांपल ऑफ ईच व्हेन, पहला पार्ट, यानी कि डी का पहला जो है क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों कि ये एनर्जी वाले चैप्टर से वर्क एनर्जी पावर वाला जो एनर्जी वाला पोर्शन है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बच्चों उसका क्वेश्चन है। उसने पूछा है कि गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच व्हेन फर्स्ट केमिकल एनर्जी चेंजेज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कब चेंज होता है भाई? सेल। देखो गिव 1 एग्जांपल, ठीक है, तो एग्जांपल देना है। तो सेल क्या करता है आपको? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, तो पहले का आंसर हो गया, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो गया? सेल, इलेक्ट्रिकल सेल। उसके बाद बच्चों सेकंड जो है इसने क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड एनर्जी। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है क्या करता है? साउंड एनर्जी में चेंज करता है। तो क्या है भाई? लाउड स्पीकर जो दे दो। अरे ठीक है, लाउड स्पीकर हो गया जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में जो चेंज करता है, ठीक है। बेल का एग्जांपल दे सकते हैं, बेल भी क्या करता है? अरे जो बेल होती है वो भी क्या करती है? वो आपका जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं उसको, वो साउंड प्रोड्यूस करती है, तो बेल का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बेल भी बेटर चल जाएगा इसमें, ठीक है। अरे ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल जो है का एग्जांपल दे दोगे, इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो बच्चों ये हो गए कितने क्वेश्चन भाई? ये समझो पहले क्वेश्चन के जो है कितने 10 जो है सेक्शन हो गए ना, तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कितने हो गए? 10 क्वेश्चन। सोचो 1 मार्क्स के आपको 10 क्वेश्चन जो है मैं दे चुका हूं, जो ये बोर्ड पेपर में जो है पूछे हैं, ठीक है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? साथ में एनालिसिस भी हो रहा है, और यहाँ पे मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको दिया कि कभी नहीं भूल पाओगे इसको कि कौन सी क्लास का लीवर है सर, कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा इसको जो है क्लियर कर देना, ठीक। तो ये पोर्शन जो है आपका हो गया। अब जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है 2। देखो तो जिन क्वेश्चन के आंसर मुझे लगते हैं कि आपको बोर्ड पे लिखने चाहिए बच्चों, उन क्वेश्चन के आंसर मैं बोर्ड पे दे रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि जो है हेडफोन लगा करके जल्दी से मुझे सुनोगे तो डेफिनेटली जो है उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इसका जो है इस ईयर का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 का बच्चों ए, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, और ए पार्ट में जो है क्या क्वेश्चन पूछा है? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और आपकी बुक में जो है यही क्वेश्चन आपको जो है आपकी बुक में मिल जाएगा। उसमें 2 मैन का केस जो है दे रखा है, ठीक है। क्या 2 मैन का केस दे रखा है? वो मैंने जो है अगर देखोगे कि मेरे वीडियो लेक्चर जो है उसमें मैंने जो है वीडियो लेक्चर बना रखा है, उस पर क्वेश्चन है ये वर्क एनर्जी पावर का, ठीक है। तो उसने यहाँ पे क्या पूछा है, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं दिया उसने, जैसे बुक में है सेम क्वेश्चन नहीं दिया, उसने क्वेश्चन अपना बना दिया। क्या बनाया बच्चों? देखो, अ क्रेन ए लिफ्ट्स अ हैवी लोड इन 5 सेकंड। एक क्रेन जो है क्या कर रही है? 5 सेकंड में लोड को उठा रही है। whereas the another crane B does the same work in 2 seconds। यानी कि क्रेन ए जो है 5 सेकंड में किसी लोड को उठा रही है, ठीक है, और क्रेन बी बच्चों 2 सेकंड में उसी वर्क को कर रही है, यानी उतना ही लोड उठा रही है, ठीक। कंपेयर द पावर ऑफ द क्रेन ए एंड बी, दोनों की पावर को कंपेयर करना है, क्लियर। तो बच्चों सिंपल सा जो इमेज है, ठीक है, देखो पी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन T1, पी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन, क्योंकि वर्क दोनों सेम कर रहे हैं, टाइम दोनों अलग अलग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है डिवाइड कर दोगे, सो
पी ए अपॉन पी डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी पी ए अपॉन पी बी इजिकल टू कौन कहाँ जाएगा, जब इसको डिवाइड करोगे तो डब्ल्यू अपॉन टी वन, बच्चों इसको जो है डब्ल्यू अपॉन टी टू, तो T2 ऊपर चला जाएगा, T1 नीचे, तो अब जो है इस टाइम जो है डिवाइड कर दो, तो बच्चों क्रेन जो है जो B है वो 2 सेकंड ले रही है, तो 2 और क्रेन जो है A जो है वो 5 सेकंड ले रही है, ठीक है। तो क्या रेशियो बना भाई बच्चों, ये बन गया PA रेशियो PB इजिकल टू T2:5, क्लियर। और अगर वर्क डन का रेशियो, उसमें वर्क डन का रेशियो भी पूछ रखा है, बुक में चेक कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। उसमें जो है आप पुरानी बुक अगर होगी सेलेना की, तो उसमें जो है मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड या थर्ड नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, उस देख भी सकते हो, ठीक है। ये तो ये जो है आपका क्लियर हो गया। इसमें पावर को कंपेयर करना था, किसको करना था, पावर को। अगर ये बोलता कि वर्क को कंपेयर करो, तो बच्चों वर्क का जो रेशियो होगा 1:1 रहेगा, क्योंकि सेम वर्क कर रहे हैं लेकिन टाइम अलग अलग ले रहे हैं, इसलिए दोनों की पावर जो है अलग अलग हो गई, ठीक। उसके बाद आते हैं इसका बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट का आंसर क्या है बच्चों, क्या है क्वेश्चन, a ray of light falling normally on a rectangular glass slab, draw a ray diagram showing the path of the ray till it emerges out of the slab, ठीक है बच्चों। तो आपने जो है जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है ना बच्चा, उसका जो है ये डायग्राम बनाना है, देखो ये वाला डायग्राम बनाओगे ये, ठीक। ये जो है ग्लास स्लैब होगी, ठीक है, बढ़िया स्मार्ट सा जो बनाना, हाँ ठीक है, बढ़िया वाला बनाना बच्चों। ये जो है बच्चों यहाँ पे जो है मैं ये नॉर्मल जो है रेड कलर की लाइट ये मार्कर से मैंने ड्रॉ कर दिया। वो पूछ रहा है कि जब जो है लाइट से कैसे इंसिडेंट हो रही, नॉर्मल, ये आपका रेड कलर से मैंने जो ड्रॉ किया नॉर्मल है, आपने इसी के ऊपर बच्चों लाइट रे ऐसे ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। कब तक करते रहना है, जब तक ये बाहर होगी। तो याद रखना बच्चों, जब नॉर्मल इंसिडेंट होती है ना, तो ये स्ट्रेट पास हो जाती है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता, ठीक है। क्लियर करो, वो सामने डायग्राम बना दिया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन बच्चों ये पूछ रहा है, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो 2 मार्क्स में यार क्या डायग्राम पूछा उसने, क्या पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है, बस ये पूछ रहा है नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, यानी नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट हो रही है, ग्लास स्लैब पर ये डायग्राम बनाना है, ठीक। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अगर ये ऐसा पूछता तो उस केस में आपने ये जवाब ये जो है होना था, देखो क्योंकि उसने ऐसे पूछा ही नहीं आपको, तो इस तरह से जो इमेज नहीं, तो ये ऐसे बाहर होना था इसने, ठीक है। अगर ये क्या पूछता, केवल इसका डायग्राम बनाने के लिए बोलता, तो ऐसा इस तरह से करना था, ठीक है। लेकिन ये वाला आपने ये वाला जो है पूछा है, तो ये ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये वाला फिलहाल नहीं, आंसर तुम्हारा ये है, ठीक बच्चों। अब जो है आते हैं इसका सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट का क्या है, ठीक है, देखो, कंप्लीट द पाथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट रे एवी इंसिडेंट ऑन द सरफेस PQ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म PQR टिल इट एमर्ज आउट ऑफ द प्रिज्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे उसने क्या पूछ रखा है, आपको डायग्राम दे रखा है उसने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना बच्चों, कि उसने दे रखा है कि भाई क्या आपके पास क्या है, ये डायग्राम दे रखा है, साथ में डायग्राम भी दे रखा है। तो बच्चों ये है P Q और R, ठीक है, ये आपके पास हो गया। उसने यहाँ पे जो है इस तरह से लाइट रे दिखाई बच्चों, ये डॉटेड उसने नॉर्मल दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, डॉटेड नॉर्मल हो गया, ये लाइट रे हो गई बच्चों, ये हो गया, ये जो है आपका बी पॉइंट हो गया। अब आपको क्या पूछ रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन TIR विल टेक्स प्लेस, ठीक है। क्या कि TIR कब होता है, कि जब जो है आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है। तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है भाई, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल बच्चों 42 जो है मीन्स होता है, ठीक है। अब यहां हम चेक करेंगे कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 है, 42 से बड़ा है या 42 से छोटा है, ठीक है। तो बच्चों देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल उसने हमें बोल रखा है कि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो बच्चों ये 60 हो जाएगा, ये भी आपका 60 हो जाएगा भाई, ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक। अब जरा यहां ध्यान दो कि बच्चों ये इस तरह से जो है क्या होगा, अंदर जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड होगा, ये तो क्लियर है सबको, डिवाइड होगा बच्चों, तो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। अब यहाँ पे हमने बताना है कि क्या कि TIR इसमें होगा या नहीं होगा, ये जो है बच्चों इसके लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया भाई, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब समझो जरा यहाँ पे कि बच्चों पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये एंगल कितना हुआ, कहाँ पे, इस चीज को क्लियर करना बच्चों कि यहाँ पे ये एंगल जो है 60 हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ये वाला एंगल है बच्चों, ये वाला जो है 90 है, तो भाई ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, क्या
एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री हो गया मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो इसका मीनिंग TIR नहीं होगा और ये लाइट रे जो है बाहर निकल जाएगी। समझ गए बात को? तो ये बहुत बढ़िया जो है बात, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना है, ये ड्रॉ करना है। ठीक, तो याद रखना बच्चों कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अंदर ये 30 डिग्री का निकला। ठीक है, कैसे निकला वो मैंने बता दिया कि यहाँ ये वाला एंगल जो है ऊपर वाला ये 60 होगा, ये भी 60 हो गया, और ये मैंने नॉर्मल जो ड्रॉ कर रखा है ये आपका 90 का हो गया, तो बच्चों ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, और 30 हो गया तो ऐसे में ये क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो TIR नहीं होगा। TIR होने के लिए क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक, तो बच्चों ये जो है इसका है। ठीक, अब जो है डी पार्ट पे आते हैं। भाई डी पार्ट में क्या पूछा है बच्चों कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन ऑर्डर टू गेट एनलार्ज रियल। ठीक है, और सेकंड है एनलार्ज और वर्चुअल। ठीक है, देखो बच्चों यानी कि डी में पहला जो है पार्ट, ठीक है जरा ध्यान दो इसमें कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन ऑर्डर टू एनलार्ज एंड रियल। बच्चों ठीक है, यानी कि एनलार्ज और रियल। ठीक है, तो कैसे जो है कहां रखा जाएगा भाई, इसको समझो कि ये ऑब्जेक्ट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो देखो क्योंकि एनलार्ज और रियल बोल रखा है तो यहां पे ऐसा करो कि कहां रख दो, ठीक है एनलार्ज और क्या हाईली एनलार्ज, एनलार्ज बोल रखा है, हाईली एनलार्ज बोलता तो फिर उसका आंसर कुछ और हो जाता। एनलार्ज बोल रखा है बच्चों तो चल जाएगा, यहाँ पे क्या है कहां रख दो, F और 2F के बीच में रख दो। क्या रख दो, F और 2F के बीच में रखेंगे बच्चों, ये ऐसा आंसर, यानी कि बिटवीन F एंड 2F जो है बोल देना उसको। ठीक है, किसको बोलना भाई, एग्जामिनर को जो है बोल देना कि हमने कहां रखना है उसको, F और 2F के बीच में। ठीक है बच्चों, तो ये जो है 2F हो गया तो ये यहाँ इमेज बनेगी, ये देखो ये। ठीक है, तो ये एनलार्ज इमेज हो गया, समझ गए बात को। ठीक है, तो बिटवीन F एंड 2F क्या बोलना है इसको, बिटवीन F एंड 2F रखेंगे बच्चों। ठीक है, और अगर हाईली मैग्नीफाइड बोलता तो कहां रखते हैं, फोकस पे रखते हैं। अरे हाईली मैग्नीफाइड बोलते तो कहां रखते हैं, ये बच्चों। उसके बाद उसने सेकंड जो इमेज पूछ रखा है, इसी का सेकंड पार्ट जो है उसने पूछ रखा है एनलार्ज और वर्चुअल। ठीक है, क्या एनलार्ज और वर्चुअल, तो बच्चों एनलार्ज और वर्चुअल में रखेंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कहां रखा जाएगा, ये F डैश, ये वो होता है बच्चों, यहाँ पे इतने पे F होता है। ठीक, तो कहां रखेंगे, ये यहां रखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये रख दिया, ये लाइट से गई और ये यहां से गई और कहां से आती हुई अपेयर होगी, इस तरह से। डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम नहीं बनाना, केवल आपको पोजीशन पूछ रहा है। तो बच्चों ये है, देखो ये वर्चुअल इमेज बन गई। क्या बन गई, वर्चुअल इमेज बन गई, ये वाला केस। ठीक, तो यानी कि यहाँ क्या बोलेंगे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। क्या बोलना है इसमें, जो आंसर है आंसर बोलोगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। फोकस बोलोगे बच्चों लेकिन डैश लगाना उसमें, इस वाले फोकस, क्योंकि इधर जो है मेन फोकस और ये उसका सेकंड फोकस इधर। ठीक, यहाँ पे आंसर क्या बोलोगे, बिटवीन, यहाँ क्या आंसर बोलोगे, बिटवीन F डैश एंड 2F डैश। ठीक है, डायग्राम मत बना देना, ये मैं समझा रहा हूं। ठीक है, कैसे हुआ। ठीक, तो बच्चों अब जो है अगला क्वेश्चन जो है इस वाले का लास्ट क्वेश्चन जो है क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 का, वो देखो। A pond appears to be 2.7 मीटर डीप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। A pond appears to be 2.7 मीटर डीप। If the refractive index of water is 4/3, find the actual depth of the pond। ठीक, तो बच्चों इसका जो है आंसर जो है ऊपर मिटा दिया जाए ना। ठीक है, ऊपर वाले को मिटा दो। ठीक, तो बच्चों ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का मैं कौन सा पार्ट करा रहा हूं। ठीक है, ये चल रहा है ई पार्ट। तो बच्चों ई पार्ट का जो है आंसर क्या लिखोगे, देखो उसने आपको दे रखा है अपीरेंट डेप्थ, पॉन्ड अपीयर्स, तो बच्चों आपको जो है DAP दे रहा है। क्या दे रहा है, DAP मतलब अपीरेंट डेप्थ। अपीरेंट डेप्थ बच्चों 2.7 जो मीटर है, और आपको जो है AMUW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है बच्चों वो आपको 4/3 दे रहा है। अरे कितना दे रहा है भाई, 4/3 दे रहा है। आपको उसकी एक्चुअल डेप्थ बतानी है। क्या बतानी है कि डी रियल बताना है बच्चों। ठीक है, डी रियल मतलब रियल डेप्थ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि फॉर्मूला होता है सिंस क्या, AMUW इक्वल टू क्या, रियल डेप्थ। तो बच्चों डी रियल अपॉन डी अपीरेंट होता है। क्या होता है, डी रियल अपॉन डी अपीरेंट। देयरफॉर रख दो भाई वैल्यू, तो बच्चों ये 4/3 हो जाएगा
डी रियल आपको निकालना है। अरे डी रियल आपको रियल डेप्थ निकालनी है और अपरेंट बच्चों 2.7 दे रखी है, तो यहां से जो है क्या हो गया कि डी रियल इज इक्वल टू क्या 4 इंटू 2.7/3। काटने के लिए भी बहुत बढ़िया दे दिया उसने। तो बच्चों यहां से 3 से इसको काटोगे तो 0. क्या हुआ 9, 3 9 से कितना हो जाएगा 27 और 9 4 जा कितना हुआ 36, तो 3.6 मीटर। रियल डेप्थ क्या है उसकी, रियल डेप्थ है 3.6 मीटर। ठीक है, तो देखो उम्मीद है मुझे कि ये जो है बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल एकदम बढ़िया जो है। ठीक है, तो हर एक बच्चे के लिए जो है बहुत पॉजिटिव हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगला जो है थर्ड क्वेश्चन लेता हूं मैं। ठीक है, ठीक है कैसे लगा। ठीक है, तो मैं कल जो है एक वीडियो देख रहा था। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने तो बच्चों अभी जो है नया चैनल जो है बनाया है, हालांकि मेरा बहुत पुराना जो है चैनल था, लेकिन क्या मैं उस समय जो है केवल तब जो है वीडियो जो हमने डाले थे ये कोई पर्पज हमारा कुछ नहीं था। हमारा ये पर्पज था कि जो कोचिंग में बच्चे आते थे भाई उनका लॉस ना हो, क्योंकि उनका फीस जमा था, इसलिए हमने एक चैनल जो है मैंने खोला था। ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट के नाम पे जो है नालंदा कोचिंग सेंटर कोटद्वार के नाम से खोला था। ठीक है, तो हमारा इंस्टीट्यूट पहले से चल रहा है, 2000 जो है 1 से मैंने एस्टेब्लिश करा था उसको। ठीक है, लेकिन कोरोना काल में जो है जब बच्चों को नहीं पढ़ा पाए हम, तो हमने क्या किया कि यूट्यूब में वीडियो जो है अपलोड करके बच्चों को जो है उसका लिंक दे दिया था, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे को नहीं थी। और फिर जो है जैसे कोरोना ऑफ हुआ वैसे जो हमने क्या कर दिया उसको वीडियो डालने बंद कर दिए। ठीक है, फिर जो है क्या ये चीज दिमाग में चली कि भाई क्या यार बच्चों की रिक्वायरमेंट है। जब मैं देखता था कि कई लोग ऐसे भी पढ़ा रहे हैं कि जिनको नॉलेज जीरो जो मीन्स है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं वो वीडियो डाल रहे हैं और मीन्स उसका गलत जो है मीन्स बेनिफिट जो है फिर बच्चों को मिल रहा है उसका। ठीक है, तो गलत बेनिफिट लेके क्या करोगे, हेडिंग लिखा रहेगा कुछ और मीन्स वहां पे मिल कुछ और रहा है, तो बच्चों ध्यान रखना जरा। ठीक है, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए कुल मिलाकर, क्योंकि उससे आपको जो टाइम भी लॉस होता है और आप लॉस में रहते हैं। अभी आपको ऐसे लगेगा कि सर के तो ना तो व्यूअर्स ज्यादा है ना उनके सब्सक्राइबर ज्यादा है, मुझे इससे मतलब नहीं है। देखो जब बच्चों को अच्छा लगेगा धीरे धीरे करके अपने आप जो है उसको सब्सक्राइब भी करते हैं और मीन्स देखेंगे भी उसको। आपको अच्छा लगेगा तो आप जो है अपने फ्रेंड्स से भी जो है शेयर करोगे, डेफिनेटली आप सब्सक्राइब भी करोगे, अपने भाई बहनों को भी जो है सजेस्ट करोगे कि यार वो सर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बच्चों वैसे जनरली जो है मींस ये 2 चैनल्स जो है मेरे जो चल रहे हैं। ठीक है, एक तो कोचिंग के नाम पे पहले से था, एक नया जो मैंने फिजिक्स कॉन्सेप्ट नाम से जो है अभी जिस पे आप देख रहे हैं, या फिर एनसीसी जो है कोटद्वार के नाम से जो है आप देखोगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि यार हर एक बच्चे को जो है नॉलेज मिलना चाहिए। अगर यहाँ लोकल के बच्चे हैं तो उनको लगेगा कि भाई सर जो है अच्छा पढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली वो आएंगे यहाँ पे जो है और मिलेंगे, यहाँ से ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज जो है ऑनलाइन में इतना पॉसिबल नहीं होता, लेट हो जाता है थोड़ा सा, बस इतना जो मिस होता है। ठीक है, ऑफलाइन में क्या है आप आज सब कुछ जो मिस भी पढ़ सकते हैं, ये चीजें भी होती है। ठीक है, तो बच्चों अब अगला जो मिस क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करता हूँ, टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ 40 क्वेश्चन कितने जल्दी हम कर सकते हैं वो जो है देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब जो है क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 3rd पे आ गया मैं। ठीक है, 3rd पे आ गया, तो अब उसने क्या पूछा है देखो क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना। हाँ ठीक, तो हेडफोन लगा के जो है रखो। वो कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट, रेड लाइट एंड ब्लू लाइट, ठीक है, आर नियरली दिस एंड दिस। ठीक है, तो बच्चों आपको जो है क्या दे रहे हैं लैम्डा आर, यानी कि रेड लाइट की वेवलेंथ जो है आपको दे रही है 7.8 इंटू 10 टू द पावर क्या -7। ठीक है बच्चों, फिलहाल जो है उसने -7 मीटर लिखा है रेड लाइट की वेवलेंथ। ठीक है, और यहाँ पे जो है ब्लू की जो लिखी है बच्चों, ब्लू कलर की जो है लिखी है उसने लैम्डा बी लिख दिया मैंने उसको 4.8 इंटू 10 टू द पावर -7 जो है मीटर है। ठीक है बच्चों, ये ब्लू और रेड का जो इमेज आपको ये दे रखा उसने। ठीक है, अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, कहता है बच्चों कि विच कलर हैज द ग्रेटर स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो है स्पीड तो क्लियर है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी बच्चों उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो v इक्वल टू जो है क्या होगा n लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट जिमिस रहती है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे जिमिस हो गया बच्चों, यहाँ पे लैम्डा। ठीक है, क्या अब यहाँ पे लैम्डा जो है का केस, तो लैम्डा किसका ज्यादा है, रेड कलर का ज्यादा है। ठीक है, तो क्लियर कर दो कि क्या v जो है यहाँ पे ऐसा आंसर दोगे। ठीक है, सिंस क्या कि लैम्डा r जो है ग्रेटर है किससे बच्चों, लैम्डा b से, देयरफॉर v r ग्रेटर देन लैम्डा b। ठीक है, हो गया क्या, सॉरी v r जो है वेलोसिटी ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन v b यानी कि वेलोसिटी ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट का आंसर जो है क्या है, उसने बोल रखा है कि विच कलर हैज अ ग्रेटर स्पीड इन ग्लास। अब जो है ग्लास में जो है किसकी ज्यादा स्पीड होगी बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं समझाता हूँ कि म्यू इज इक्वल टू जो है c/v होता है, ध्यान दो जरा। ठीक है, यहाँ पे जो है उसको क्लियर कर दोगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, अब इस बात को जो है समझना है आपको कि जो वेवलेंथ है, ठीक है, ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के।
ठीक है, किसी मीडियम में। ठीक, तो अब यहां से जो है लगा लो कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड कलर की ज्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। हाँ, ठीक है, तो बच्चों v इक्वल टू c अपॉन म्यू हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूं, ये जो म्यू है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के। ठीक है, अब यहां पे क्लियर कर दो कि लैम्डा जो है वेवलेंथ रेड कलर की ज्यादा है, वेवलेंथ रेड कलर की ज्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जा रहा है। ठीक है, अरे ऊपर जब जाओगे तो यहाँ पे क्या ऊपर चला जाएगा, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, तो अपने आप ही हो गया कि v जो है r, इसमें भी क्या है ग्लास में v r जो है ग्रेटर देन होगा किससे, vv से। ठीक, तो इसमें जो है ये चीज क्लियर करनी है। ठीक है, ये तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसका जो है फर्क आपने उसको देखना है। ठीक है, तो ये है बच्चों, इस तरह से जो है डिस्कशन ये करोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है उसने क्या पूछा है। ठीक, तो 2 पार्ट के ये आंसर हो गए। ठीक है, आगे उसने बच्चों क्या पूछ रखा है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड टाइम फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूट फ्री वाइब्रेशन। बच्चों जब फ्री वाइब्रेशन की बात करेगा, यानी कि बी पार्ट, ये तो ए पार्ट का आंसर है, बी पार्ट का देखो कि फ्री वाइब्रेशन के लिए ग्राफ। ठीक है, फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, फ्री वाइब्रेशन के लिए आपको क्या करना है, फ्री वाइब्रेशन के लिए बच्चों आपको जो है एग्जीक्यूट फ्री वाइब्रेशन, तो उसके लिए आपको जो है क्या, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू। ठीक है, तो बच्चों जब भी फ्री ऑसिलेशन के लिए ग्राफ जो ड्रॉ करोगे तो इस तरह से बनाना। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इक्वल एम्पलीट्यूड जो मींस होना चाहिए उसमें। ठीक है, इस तरह से जो बना दो तो ऐसे चलेगा। ठीक है, ये तो ये आपका जो है इधर टाइम ले लो, इधर जो है इधर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या इधर डिस्प्लेसमेंट बच्चों, ये टाइम जो मींस हो गया, तो ये ग्राफ हो गया। ठीक, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अगला जो है सी पार्ट का आंसर क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि a sound traveling in a water has wavelength 0.4 meter. ठीक है, is this wave audible in ear? ठीक है, क्या जो है ये वेव जो है ऑडिबल है किसमें, ईयर में। उसने दे रखा है कि भाई क्या, तो उसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। उसने लिखा है कि साउंड का जो है क्या, साउंड ट्रेवलिंग इन वाटर हैज अ वेवलेंथ दिस। ठीक है, देखो बच्चों कि वेवलेंथ जो है दे रखी है लैम्डा किसमें 0.4, यानी कि लैम्डा डब्ल्यू। साउंड वेव ट्रेवलिंग इन वाटर हैज वेवलेंथ दिस। ठीक है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है बच्चों। ठीक है, आपको जो है स्पीड जो है दे रखी है वाटर में। ठीक है, वाटर में स्पीड जो दे रहा है वो 1400 जो दे रहा है, कितना दे रहा है बच्चों, 1400 जो है मीटर पर सेकंड जो दे रहा है। ठीक है, अच्छा, तो आपको पूछ रहा है वो कि ये ऑडिबल साउंड है या नहीं है, तो बच्चों इसका फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लियर कर दो कि सिंस फ्रीक्वेंसी यानी कि n इक्वल होता है बच्चों v लैम्डा। ठीक है, क्या इधर से जो है सॉरी, यहाँ पे जो है इसको जब डिस्कस करोगे तो v यहाँ से क्लियर करो कि v इक्वल बच्चों होता है n लैम्डा। अरे v इक्वल क्या होता है, n लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, यानी कि n इक्वल यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल बच्चों v अपॉन लैम्डा हो गया। v कितना है भाई, v आपका 1400 है, 1400 है, वेवलेंथ है 0.4। ठीक है, तो बच्चों इसको जो है क्या करेंगे, 1400 एक जीरो और बढ़ा दो, 4 कर दो, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, फिर जो 2 20, 4 5 जा। ठीक है, तो बच्चों कितना हुआ, ये जो है 3400 हर्ट, 3500 जो मिस हो रहा है, तो 3500 जो मिस किसमें 20 से ग्रेटर देन है। ठीक है बच्चों, क्या सिंस दिस वन इज ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज से ग्रेटर है, दैट्स व्हाई इट इज ऑडिबल। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, ये ऑडिबल है। ठीक, तो क्या लिखोगे, सिंस क्या कि 3500। ठीक है, हाँ 3500। ठीक है बच्चों, हर्ट्ज जो है वो क्या है, हर्ट्ज ये ग्रेटर देन है क्या, ये ऐसे बोलो कि ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, देयरफॉर इट इज ऑडिबल। ठीक है, क्या है ये ऑडिबल है बच्चों। ठीक है, तो क्लियर कर देना कि ऑडिबल जो मींस है क्यों है वो मैंने बता दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है अगला पार्ट जो है इसका पूछ रहा है कि व्हाई डज द स्टोन लाइंग इन द सन गेट्स हीटेड एज मच मोर देन द वाटर लाइंग इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। तो बच्चों सिंपल सा जो है हीट कैपेसिटी, क्या कि जो स्टोन होता है उसका हीट कैपेसिटी जो है ज्यादा होता है। ठीक है, बस ये जो है आंसर उसका दे देंगे। ठीक है, क्या यानी कि डी पार्ट का आंसर मैंने क्या कहा, वो कह रहे हैं कि भाई क्या सन यानी कि धूप में जो है क्या रखा है, स्टोन भी रखा है और वाटर भी रखा है। ठीक है, तो ऐसे में जो है वाटर जो है क्या, वाटर जो है लेट में गर्म होता है, वो जल्दी हो जाता है। तो उधर से बोलना उसको कि वाटर की कैपेसिटी यानी कि वाटर जो है क्या धीरे धीरे के उसको गेन करता है, तो वाटर की जो हीट कैपेसिटी है बच्चों वो जो है ज्यादा होती है किसके रिस्पेक्ट में, स्टोन के रिस्पेक्ट में। मैंने उल्टा बोला था पहले वाले केस में, इसको जरा थोड़ा सा क्लियर कर देना। क्या कहा मैंने
कि वाटर की जो हीट कैपेसिटी है ना बच्चों, हीट को गेन करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा जो मिस होती है, बस ये आंसर जो मिस हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन स्टोन, ठीक। तो इस तरह से जो समझना, ठीक है, उल्टा मत जो मिस होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब स्टोन जल्दी गर्म हो जाता है ना, तो स्टोन जल्दी गर्म होता है तो उसका हीट कैपेसिटी कम है, इसलिए जल्दी जो गर्म होता है। वाटर की हीट कैपेसिटी जो है ज्यादा होती है, इसलिए क्या है, वो देर से जो है गर्म होता है, ठीक। तो क्लियर करना है कि हीट कैपेसिटी ऑफ, अगर उधर से बोलेंगे तो वाटर इज ग्रेटर देन स्टोन, इधर से बोलोगे तो हीट कैपेसिटी ऑफ स्टोन इज लेसर देन वाटर, ठीक है बच्चों। तो इतना जो है क्लियर करना। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट में जो है आ जाते हैं हम कि बच्चों ई पार्ट का जो है उसने क्या पूछ रखा है, ठीक है, ई पार्ट में उसने क्या पूछ रखा है उसको क्लियर करो कि व्हाई इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज अ पीस ऑफ कॉपर वायर एज ए फ्यूज वायर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि व्हाई इज इट नॉट एडवाइजेबल टू यूज अ पीस ऑफ कॉपर वायर एज ए फ्यूज वायर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों फाइनल कर दो कि इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई कंडक्टिविटी, इसको जो है क्लियर करना, ठीक है। क्या तो फ्यूज इसलिए नहीं बनाते कि उसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और कंडक्टिविटी भी हाई होती है, क्लियर है। जबकि फ्यूज होने के लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है, इट हैज क्या, इट हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए, ठीक है। किसका बनाते हैं, टिन और टिन का एलॉय जो मिक्स लेते हैं ना, ठीक है, टिन और किसका, लेड का जो मिक्स एलॉय रहता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रखा था कि कॉपर वायर का यूज जो है एज ए फ्यूज इलेक्ट्रिक सर्किट में क्यों नहीं करते, तो बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो इसलिए उसका यूज नहीं करते। हमें फ्यूज के लिए कौन सा वायर यूज करना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे जो है क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट जाएगी बच्चों, वैसे वो मेल्ट हो जाना चाहिए, गल जाना चाहिए वो, ठीक। ये जैसे वो मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, उससे हमारे जो हैवी अप्लायंसेस है वो डैमेज होने से बच जाएंगे। तो यानी कि दो क्वेश्चन जो है का आंसर आपको यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक। तो बच्चों ये भी जो है क्लियर हो गया, ठीक। अब जो है फोर्थ जो है क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं बच्चों कि फोर्थ क्वेश्चन का जो है, यानी कि कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, अब लगा लो कि हर किसी में जो है लगभग 2 क्वेश्चन जो है बच्चों, ठीक है, 3 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो यानी कि कितने 10 जो है मीन से एक में, तो 30 क्वेश्चन लगभग जो है आपके हो चुके हैं बच्चों। अब जो है लास्ट जो है क्वेश्चन, इस पे मैं चल रहा हूं क्वेश्चन, यानी कि पहला सेक्शन कंप्लीट जो है होने को है, ठीक है। उसमें जो है ए और ए का बच्चों यहाँ पे एक ही जो है क्वेश्चन ए में पूछ रखा है। उसने क्या पूछा है बच्चों कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अक्रॉस ए बी, सॉरी अक्रॉस ए बी, ठीक है। देखो ये इस तरह से, यहां पे इस तरह से, ऐसा यहां पे इस तरह से, ठीक है बच्चों, ये है 5 ओम, ठीक है, और यहाँ पे ये बी हो गया। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना कि जो बच्चे जो है भाई टॉप करना चाहते हैं तो बच्चों उनके लिए ये बहुत बढ़िया जो है मींस लेक्चर है। और कुछ का थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि उनको जब तक लिखा ना मिले तब तक वो जो है उसको यानी कि बिना रटे उसको नहीं करें। तो थोड़ा सा रटने वाले बच्चों को पेशेंस रखना पड़ेगा, हेडफोन को थोड़ा सा स्लो स्लो जो है चलाना पड़ेगा, तब जाके जो समझ में आएगा। लेकिन जिनको फास्ट चलना है कि सर ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए तो और टॉप बनना है तो उनके लिए बहुत बढ़िया जो है वीडियो लेक्चर होने वाला है। अगर आपको जो है क्या ये समझो कि 80 से 80 मार्क्स जो मींस लाने हैं तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया जो मींस लेक्चर है। और जिनको पास होना है तो थोड़ा सा यार प्रॉब्लम तो करेगा, ठीक है, लेकिन सुनोगे तो बहुत बढ़िया जो मींस रहेगा, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। क्यों? सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको, ठीक। तो बच्चों ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या ए और बी के अक्रॉस आपने क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस जो है निकालना है। तो बच्चों बहुत इजी है कि सिंस क्या लिखोगे, सिंस 3, यहां से चलो चाहे यहां से चलो बच्चों, अपने घर से अपनी तरफ से R1 लिख देना, इसको R2 लिख देना, इसको R3 लिख देना, ठीक है। क्या लिखोगे कि सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ठीक है बच्चों। तो ये R1 यानी 3 और 6 ये दोनों किस में है, ये बच्चों पैरेलल में है। देयरफॉर 1/r' इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये लगा दो तो 1/3 प्लस 1/ कितना 6, एलसीएम हो गया बच्चों 6 और 3 2 जा तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो बच्चों 3/6 हो गया। यहां से क्लियर करो 1/2 हो जाएगा 1/r', तो r' जो है कितना 2 ओम हो गया, और r' 2 ओम हो गया तो ये सर्किट चेंज हो जाएगा, देखो इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे बन जाएगा, तो ये आपका आया r' और ये है आपका r3, और r3 हमारे पास 5 है, ठीक है। और r2 हमारा कितना आया,
ये हमारा 2 ओम ज्यूमिस आ गया, ठीक है। तो ये ए है बच्चों, ये बी है। अब इन दोनों में जो है क्या हुआ, यानी कि नेट जो है लगा दोगे तो यहाँ पे आर जो है इजिकल टू बच्चों आर डैश प्लस R3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 + 5, तो बच्चों ये हो जाएगा 7 ओम, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका यानी कि 2 मार्क्स जो है मिल गए, ठीक। बच्चों अब अगला जो है उसने क्वेश्चन जो पूछ रखा है वो क्या पूछ रखा है, जरा उसको समझो, ठीक है। तो इसको इरेज कर दिया जाए, क्लिक करो जल्दी से, ठीक। तो बच्चों ये जो है क्योंकि स्पेस चाहिए ना बोर्ड पे, ठीक। ये आपका फोर्थ का जो है ए पार्ट हो गया बच्चों। अब फोर्थ के जो है बी पार्ट पे जो हम चलते हैं, क्या बोल रहे हैं वो, ठीक है, कि 2 मेटेलिक ब्लॉक्स P एंड Q हैव द मासेस, ठीक है, इन द रेशियो। बच्चों देखो 2 मेटेलिक ब्लॉक हैं, इनका मास का रेशियो M1:M2, ये जो है 2:1 दे रहा है, ठीक है। आगे आर सप्लाइड विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट, दोनों ब्लॉक को, मेटेलिक ब्लॉक को P और Q जो है दोनों का जो है हमारे को मास का रेशियो दे रखा है, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हो रही है बच्चों। देयर टेम्परेचर राइजेस बाय द सेम डिग्री, और दोनों में जो है टेम्परेचर भी सेम जो है क्या हो रहा है, रेज कर रहा है, ठीक है। कंपेयर देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो बच्चों उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि C1:C2 जो है आपको निकालना है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि 2 मेटेलिक ब्लॉक्स हैं, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लो कि 2 मेटेलिक ब्लॉक्स P एंड Q having masses in the ratio 2:1 are supplied with the same amount of heat if their temperatures rise by same degree, compare their specific heats, ठीक। मास का रेशियो दे रखा है, हीट सेम है, टेम्परेचर जो है क्या है, सेम डिग्री बढ़ रहा है, ठीक है। तो बच्चों एक बार मैं फॉर्मूला बता दूं आपको कि सिंस Q इज इक्वल टू होता है बच्चों mc डेल्टा टी, यहाँ पे जो है C स्पेसिफिक हीट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां से जो है समझाओ कि C इज इक्वल टू जो है Q अपॉन क्या हुआ, m डेल्टा टी, ठीक है। तो बच्चों Q भी सेम है और डेल्टा टी भी सेम है, तो ये हो जाएगा C1, ठीक है। तो यानी कि मास का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि हीट भी सेम है और इंक्रीज इन टेम्परेचर बच्चों ये भी सेम है, तो यानी कि C जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों किसके, मास के, ठीक। समझ में आया, क्योंकि क्या सेम है, सिंस क्या, यहां ब्रैकेट में लिख दो, सिंस क्या Q एंड डेल्टा टी, ठीक है, आर सेम, ठीक है बच्चों। दोनों में जो है Q भी दोनों को सेम मिल रहा है, हीट भी सेम मिल, टेम्परेचर भी सेम रेज हो रहा है, तो यानी कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मास के। तो बच्चों सो क्या C1/C2, तो बच्चों उल्टा हो जाएगा, ये M2 अपॉन क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। तो जो रेशियो दे रखा है उसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो उल्टा कर देंगे तो 1 क्या हो जाएगा 2, तो भाई ये C1:C2 क्या हुआ भाई 1:2 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर करना है, ठीक। बच्चों अगला जो है क्वेश्चन क्या पूछ रखा है उसको क्लियर करो। अगला उसने जो है बोल रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सी, ठीक है, ये बी है। अब जो है सी इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। क्या जब इसमें सॉल्यूशन देने पड़ेंगे तो बच्चों अब जो है सी पार्ट का आंसर देखो क्या है, ठीक है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया एकदम, ठीक है, और बहुत हेल्पफुल है। मैं क्या समझा रहा हूं इसके बारे में उसको समझना। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द magnetic field and the length of the conductor so that it experience the force is 0 और maximum, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है मैं एक डायग्राम के थ्रू जल्दी से आपको बताता हूँ, वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे जो है फॉर्मूला यूज करोगे तो F इज इक्वल टू क्या, IBL sin थीटा होता है बच्चों। क्या होता है, IBL sin थीटा होता है, ठीक। यहाँ पे अब क्लियर करो कि बच्चों इस तरह से जो है आपका ये सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। ये इसमें एक कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, ठीक है, ये ठीक है बच्चों। तो ए भी जो है आपके पास एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, क्या इसमें नीचे डाउनवर्ड करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है, ठीक है, अरे करंट किधर हो रही है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसमें जो है क्या यूज करते हैं, अब उसको क्लियर करो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इसको निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे इतना नहीं जाना, सीधा सा है कि भाई जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो यहाँ पे जो है पहला क्लियर कर दो बच्चों कि इफ जो है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, अगर थीटा जो है वो पूछ रहा है ना कि फोर्स कब 0 है, ठीक है, अगर थीटा 0 रखोगे तो देन क्या, देन साइन जो है क्या, साइन 0 डिग्री बच्चों ये 0 हो जाता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेकंड केस में जो है आप ऐसे दे दोगे कि भाई इफ क्या थीटा इज इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री मैक्सिमम, साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो ऐसे केस में जो एफ मैक्स होगा बच्चों ये जो है क्या हो जाएगा
आई बी और क्या एल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि साइन जो है 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है बच्चों इस तरह से जो मींस आपको क्लियर, लेकिन यहाँ आपको केवल ये 2 बातें पूछ रहा है, इतना सॉल्यूशन दे रहा है, यार इससे ज्यादा लिखना ही नहीं है, गप मत लिखा करो, बस उतना ही लिखा करो ये, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है बच्चों, तो ऐसा जो देना, यानी कि एक में जो है वायर कैसे रखा हुआ है इसको समझो, यानी कि वायर में जो करंट चल रही है, चाहे ऐसे समझो बच्चों, ठीक है, कि इसमें जो है वायर में जो करंट चल रही है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन जो है अगर सेम है उसको आइडियल बोल देते ना हम, तो आइडियल और ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो इसमें जो है कोई फोर्स नहीं लगेगा। और अगर जो है वायर ऐसे रखा है यानी कि करंट इधर चल रही है, समझो आइडियल जो है किधर है, आइडियल जो है परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर है बच्चों, तो दोनों में ऐसे में इस पे जो है मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस वाले में फोर्स क्या लगेगा मैक्सिमम, और इस वाले में क्या लगेगा बच्चों मिनिमम फोर्स लगेगा, क्लियर। तो इस तरह से जो है इसको समझना। उसके बाद बच्चों डी पार्ट का आंसर जो है क्या है, डी में आपको क्या पूछ रहा है, देखो अ न्यूक्लियस, बच्चों एक न्यूक्लियस जो है दे रखा उसने, एक्स जो है यहां लिख रहा है वो 84, ठीक है, और इसमें लिख रहा है वो 202, क्या लिख रहा है ये। अच्छा यहां पे क्या कह रहा है देखो, अ न्यूक्लियस 84x202 ऑफ एन एलिमेंट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल फॉलोड बाय बीटा पार्टिकल, पहले उससे अल्फा निकलता है फिर उससे बीटा निकलता है, ठीक। फाइंड द न्यूक्लियस इज वाई ए बी ए एंड बी। बच्चों अब यहां से जो है क्लियर करो कि एक न्यूक्लियस दे रखा है, पहले इससे अल्फा निकला, ठीक है, तो जब अल्फा निकला तो थोड़ी देर के लिए क्या कर लो, इसको चाहो तो x1 ले लेना, ठीक है। बच्चों जब अल्फा निकलता है तो मास नंबर 2 कम हो जाता है, मास नंबर कितना कम होता है 2 डिक्रीज कर जाता है, तो 2 डिक्रीज करेगा तो क्या हुआ, अब इसको समझना, यहाँ पे -2 अल्फा निकलने से -2 यहाँ -4, ठीक है, तो ये क्लियर कर लेना। तो बच्चों जो नया बना यानी x जो बना, x1 ले लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, x1 जो बना बच्चों, ठीक है, वो क्या है, इसमें 2 कम कर दो तो भाई 82 हो जाएगा, ठीक है, इसमें जो है 4 कम कर दो तो भाई ये 198 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 198 हो गया, ठीक है। बच्चों अब यहां से जो है जैसे क्या निकलेगा बीटा निकलेगा तो मास नंबर सेम रहता है, उसने बोल रखा है कि ये y बन गया, क्या बन गया भाई y बन गया, और y में उसने बच्चों यहाँ a लिखा है और यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही है, यहाँ b लिखा है, ठीक है। तो याद रखो बच्चों कि अब जो है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू तो 198 ही रहेगी, क्या रहेगी b की वैल्यू, क्योंकि बीटा निकलने से मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज बाय 1, तो बच्चों मास नंबर इंक्रीज बाय 1 तो इसका मीनिंग हुआ 82 + 1, तो कितना हो जाएगा भाई 83 जो इंक्रीज हो जाएगा, तो a की वैल्यू 83 हो गई और b की वैल्यू 198 जो है हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका अब जो है बच्चों ई पार्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है उसने पूछा है, मिटा दिया जाए इसको, ठीक है, मिटा दिया जाए, तो बढ़िया क्वेश्चन हो गए। याद रखना अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा तो मास नंबर में 4 जो है डिक्रीज हो जाता है और अल्फा और जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और बीटा निकलने से जो है मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर जो है 1 इंक्रीज कर जाता है, ठीक। तो बच्चों कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती। अब इसका जो है लास्ट जो है क्वेश्चन बच्चों ये समझो क्या है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों उसने यानी कि इसी का 4th का जो है उसने ई पार्ट में क्या पूछा है कि बच्चों एक जो है डायग्राम दे रखा है, ठीक है, ये इस तरह से बहुत बढ़िया जो है क्वेश्चन उसने लिया ये, ठीक है, देखो क्या है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा, अगर कहीं कुछ है तो बताओ कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। बच्चों यहाँ पे टच कर रहा है इसको, ठीक है, क्या यहाँ पे इसको टच कर रहा है, ठीक है, इसमें इस तरह से करंट चल रही है, आई दिखा रखा है सिंबल, ठीक है, यहाँ पे उसने बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक जो है उसने पोटेंशियल ये समझो रेजिस्टेंस लगा रखा है, रियोस्टेट जो मींस लगा रखा है, ऐसे सिंबल भी बना सकते हैं उसका, ठीक है। और जो इसमें करंट जो है चल रही है बच्चों, करंट अपने आप जगह कि ऐसे चल रही है करंट ऐसे, तो ये समझो यहाँ करंट ऐसे चलेगी, इस तरह चलेगी, अरे समझ गए ना बात को, यहाँ पे ऐसे चलेगी, ये दिखा रहा है ना ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। तो बच्चों अब वो क्या पूछ रहा है, ठीक है, पहला पार्ट जो है व्हाट इज द मैग्नेटिक पोलैरिटी ऑफ द लूप दैट फेसेस अस, यानी कि जो हमारे सामने जो मींस है ये कौन सा जो है पोल बना रहा है, ठीक है। तो बच्चों क्लियर जो मींस है कि ये जो पोल बना रहा है वो कौन सा पोल बना रहा है, सामने वाला एस वाला, यानी जब क्लॉकवाइज जो है करंट फ्लो होती है तो वो सामने वाला पोल एस हो जाता है और जो बैक वाला है वो नॉर्थ जो मींस हो जाता है, ठीक। तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद बच्चों इसका सेकंड पार्ट यानी कि ये क्या बनाएगा, एस जो मींस बनाएगा, ठीक,
क्लियर है? डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में पूछ रखा है उसने कि व्हाट इज द मैग्नेटिक पोलैरिटी ऑफ द लूप दैट फेसेस अस, यानी कि जिसको हम फेस कर रहे हैं, हमारे सामने वाला जो है, इस लूप का सामने वाला फेस कौन सा जो है पोलैरिटी शो कर रहा है, तो बच्चों एस जो है करता है और बैक वाला जो है एन जो यूज करता है। ठीक है, अब लास्ट जो है क्वेश्चन है बच्चों इसका कि विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस लूप। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे जो है इंक्रीज करेंगे, वैसे तो आपके पास फॉर्मूले नहीं है, लेकिन मैं जो है बता रहा हूं कि इसको याद रखना कि बी बच्चों ये किस पे डिपेंड करता है, बी जो है आई अपॉन आर इस पे डिपेंड करता है। और अगर ये लूप कैसा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स वाला होता तो बच्चों फिर उसके केस में जो है 3 पॉइंट पे डिपेंड करता। ठीक है, क्या बी जो है एन पे डिपेंड करता, आई पे डिपेंड करता और आर पे, लेकिन फिलहाल उसने यहाँ पूछ रखा है, तो यहाँ पूछ रखा है तो बच्चों इंक्रीजिंग करंट इन द लूप, पहला कि करंट इंक्रीज करोगे, सेकंड जो है ऑन इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप, सॉरी ऑन डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, तो यानी कि करंट को तो क्या करोगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, करंट क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, और आर को क्या करोगे, आर डिक्रीज करेंगे, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। तो बच्चों ये जो है इसको डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है यानी कि क्या करोगे इसके लिए कि इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो इंक्रीज कब होगा, जब करंट इसमें इंक्रीज करोगे। ठीक है, अगर 1 एम्पियर है 2 एम्पियर जो है डाल दोगे। ठीक है, 2 एम्पियर करंट फ्लो करा दोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो थे आपके पास कि 40 क्वेश्चन जो है एक फास्ट रिवीजन और लास्ट ईयर पेपर का ये सीरीज में कंटिन्यूस जो है रखूंगा। अभी इवनिंग में भी जो है आपके लिए वीडियो लेक्चर तैयार होगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि आप लोगों को ये जो है वीडियो लेक्चर कैसे जो है लगता है। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छा जो है लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड से, और यानी कि पूरा यार क्या कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको जो इमेज भेज दो, इसका लिंक सबको जो इमेज क्या है लिंक भेज दो, और इसका पेपर का फोटो आपको जो है मिल जाएगा उसी के अंदर। ठीक है, आप उसको उससे ले सकते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूस जो है 17 तक मॉर्निंग तक आपको जो है सारे पेपर्स के रिवीजन एनालिसिस में करा दूंगा। तो देखो आपको कैसे लग रहा है बच्चों, फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।